अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स बेसिकली हमको पढ़ना है। मतलब देखो कई मरतबा होता है इको सुनाई देता है, आप में से हर एक ये बात जानता है। एक किताब है फज़ाइल सदक़ात नाम की, उसके अंदर कुछ बातें लिखी हुई हैं। उसमें एक बात ये लिखी है कि तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करेंगी। तुम लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो, लोग भी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। तुम लोगों की औरतों के साथ अफीफ रहो, तुम्हारी औरतें भी अफीफ रहेंगी। मतलब मैंने एक जगह पढ़ा था कि कभी तुम ट्रेन में या बस के अंदर बैठे हो, कोई बुजुर्ग आपके सामने खड़ा हो तो अपनी सीट छोड़ दो उनके लिए। तो जब तुम्हारे वाले साहब बस में सवार होंगे तो अल्लाह ताला किसी इंसान के दिल में बात डालेगा कि नहीं यार उनके लिए जगह देना चाहिए। मतलब ये है कि हम जो भी एनर्जी किसी पर देते हैं, इंसिडेंट करते हैं, सप्लाई करते हैं, वो वेस्ट नहीं जाती, वो रिफ्लेक्ट होकर हम तक वापस आने ही वाली है, वो आने वाली है वापस। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। अगर मैं वेव्स के फॉर्म में एनर्जी इंसिडेंट कर रहा हूं तब भी वो मेरे पास वापस आने वाली है। यही टॉपिक को रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के फॉर्म में पढ़ना है। देखो जी, वेव को ना, बल्कि फिजिक्स को हम दो तरीके से समझते हैं। एक, पहले हम रीजन पढ़ते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसके बाद फिनोमेना पढ़ते हैं कि देखो ऐसा ही रियल लाइफ में भी होता है। पहले मैथमेटिक्स आता है, बाद में फिनोमेना आता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम पहले फिनोमेना बता देते हैं, बाद में सोचते हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा ना, उसके पीछे का रीजन क्या होगा। जैसे न्यूटन ने सोचा था ये सेब नीचे गिर रहा है तो इसके पीछे का रीजन क्या होगा। तो इस टॉपिक को हम उसी तरीके से पढ़ेंगे कि ऐसा होता है, उसके बाद उसका रीजन जानने की कोशिश करेंगे। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। मान लीजिए ये एक रिजिड सपोर्ट है जिसको मैं आमतौर पर डेंसर मीडियम भी कहता हूं। दो तरह के मीडियम होते हैं, एक मीडियम होता है रेयर मीडियम, एक मीडियम होता है डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर, ऑप्टिकली डेंसर के माने अलग है, वो वेलोसिटीज पर डिपेंड करता है। यहां समझने के लिए ऐसा समझ लें, डेंसर मीडियम यानी वो मीडियम जिसके अंदर पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, और रेयर मीडियम यानी वो मीडियम जिसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में मोशन हो सकता है। मान लीजिए ये दीवार है, जैसे रिजिड सपोर्ट है डेंसर मीडियम, इस पर मैंने एक धागा बांधा, स्ट्रिंग बांधा, मैंने उसके अंदर एक वेव इंसिडेंट की, कोई वेव इसके ऊपर जा रही है। अब होगा क्या? अब होगा ये है कि वेव इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, वेव इसके ऊपर इंसिडेंट हुई है। सबसे पहले मैं मान लेता हूं मैंने क्रेस्ट इंसिडेंट किया। थोड़ा ध्यान दे, बहुत अहम बात है। मैंने क्रेस्ट इंसिडेंट किया। क्रेस्ट का काम क्या है? जब भी क्रेस्ट आगे बढ़ता है तो वो पार्टिकल्स को ऊपर 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 मूव करवाता है। क्रेस्ट पार्टिकल्स को ऊपर मूव करवाता है। मान लीजिए मैंने क्रेस्ट इंसिडेंट किया, ये क्रेस्ट यहां तक पहुंच गया। क्या पहुंचा? यहां पे क्रेस्ट पहुंच गया। अब जरा ध्यान दो, यहां पे पार्टिकल कौन है? यहां पे पार्टिकल डेंसर मीडियम का है। हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम क्रेस्ट इंसिडेंट करते हैं तो वो ट्रफ बनकर वापस आता है। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब क्रेस्ट इंसिडेंट किया गया, किस पर? डेंसर मीडियम पर या रिजिड सपोर्ट पर, तो क्रेस्ट क्या बन के वापस आया? ट्रफ बनकर वापस आया। क्रेस्ट रिफ्लेक्टेड बैक एज ट्रफ। क्रेस्ट गया था, वापस क्या आया? ट्रफ वापस आया। दूसरी बात, अगर हमने इंसिडेंट किया ट्रफ, अगर हमने इंसिडेंट किया ट्रफ इंसिडेंट किया मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट इंसिडेंट किया था, वो वापस आया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बनकर, मतलब ट्रफ इंसिडेंट हुआ, क्रेस्ट बनकर वापस आया। तो ट्रफ रिफ्लेक्टेड बैक एज क्रेस्ट, तो ट्रफ क्रेस्ट बनकर वापस आया। ये हमने देखा। अब उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। मान लीजिए ये हमारा पार्टिकल है रिजिड सपोर्ट का, यानी डेंसर मीडियम का पार्टिकल है। क्या ये मूव हो सकता है? नहीं हो सकता। मान लीजिए इसके ऊपर वेव इंसिडेंट हुई थी। वेव इंसिडेंट हुई तो वेव यानी एनर्जी इस तरफ जा रही थी। यह है हमारा डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी, बराबर। यह है वेव की वेलोसिटी का डायरेक्शन। जब ये सपोर्ट पर इंसिडेंट होंगी तो सपोर्ट उसको रिवर्स डायरेक्शन के अंदर फोर्स देगा। जैसे आपने क्या किया, बॉल दीवार के ऊपर फेंका। दीवार मूव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो दीवार बॉल को वापस भेज देती है। ये दीवार यहां पर अपने वेव को वापस भेज देगी। मतलब यह है कि वेव की वेलोसिटी रिवर्स हो गई। वेव वेलोसिटी गेट रिवर्स्ड, वेव वेलोसिटी गेट रिवर्स्ड, वेव की वेलोसिटी रिवर्स हो गई। अब दूसरी चीज, अगर यहां पर क्रेस्ट इंसिडेंट हुआ तो क्रेस्ट ने कोशिश की इस पार्टिकल को ऊपर मूव करने की। हमको पता है क्रेस्ट क्या करता है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल्स को ऊपर ऊपर उठाने की कोशिश करता है। सही है ना? अब जरा ध्यान दो, यहां पर क्रेस्ट इंसिडेंट हुआ मतलब ये पार्टिकल को ऊपर उठाने की कोशिश की गई, लेकिन ये पार्टिकल क्या है?
दिस इज अ पार्टिकल ऑफ डेंसर मीडियम। अगर ये डेंसर मीडियम का पार्टिकल है तो क्या ऊपर चला जाएगा? नहीं, ये ऊपर नहीं जा रहा, मतलब इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा, मतलब ये नीचे की डायरेक्शन में फोर्स दे रहा उसको। अगर ये दोनों फोर्सेस होंगे तभी तो मूव नहीं करेगा। मतलब क्रेस्ट ने ऊपर की तरफ उसको फोर्स दिया, वॉल ने, सपोर्ट ने नीचे की तरफ फोर्स दिया, तो क्रेस्ट ऊपर वाला था, ये क्या बन गया? नीचे की तरफ फोर्स में कन्वर्ट हो गया, मतलब ट्रफ में कन्वर्ट हो गया। इस तरह हम समझ सकते हैं कि क्रेस्ट इंसिडेंट हुआ तो ट्रफ बनकर वापस आया। उसी तरह ट्रफ इंसिडेंट हुआ था, नीचे मूव करने की कोशिश की गई थी, तो जब वो वापस आएगा तो रिवर्स फोर्स मिल जाएंगे उसको ऊपर की तरफ, मतलब ट्रफ इंसिडेंट हुआ तो क्रेस्ट बनकर वापस आया। अब मुझे बताओ, अगर क्रेस्ट इंसिडेंट हुआ तो ट्रफ बनकर वापस आ रहा है, ट्रफ इंसिडेंट हुआ तो क्रेस्ट बनकर वापस आ रहा है, तो फेज डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है दोनों में? फेज डिफरेंस इन रिफ्लेक्शन इज, फेज डिफरेंस इज कितना है? फेज डिफरेंस, क्रेस्ट इंसिडेंट हुआ तो ट्रफ बन के वापस आया, क्रेस्ट और ट्रफ में कितना फेज डिफरेंस होता है, कितने एंगल का फर्क होता है? पाई का। इसलिए मैं लिख सकता हूं कि फेज डिफरेंस कितना है? पाई रेडियन का फेज डिफरेंस वहां पर क्रिएट हो गया। सही है। और वही ट्रफ इंसिडेंट हुआ तो भी ये चीज फॉलो होंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ बताओ तो सही। पाथ डिफरेंस इज हाउ मच? कितना वेव? यहां पे क्रेस्ट इंसिडेंट हुआ था, ट्रफ आ रहा है, मतलब λ/2 का फर्क आ रहा है, आधी वेव का फर्क आ रहा है, पूरा λ/2 का फेज डिफरेंस वहां पर क्रिएट हो गया। मैंने एक एनिमेशन यहां पे आपको डाला है, आप उस एनिमेशन को देखकर समझ सकते हैं कि यहां पर देखो एक वेव इंसिडेंट हो रही थी। अब वहां दो चीजें हैं इसमें, ठीक है चलिए मैं आगे ही बताता हूं, वो एक्सप्लेनेशन आपको आगे समझ में आ जाएगा। इतना समझ आया? ये बात आपको याद रखना है कि क्रेस्ट इंसिडेंट हुआ तो ट्रफ बन के वापस आया, ट्रफ इंसिडेंट हुआ तो क्रेस्ट बनकर वापस आया। कितना फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ? पाई का। लेकिन कब? जब ट्रांसवर्स वेव डेंसर मीडियम पर या रिजिड सपोर्ट पर इंसिडेंट की जा रही है, वहां आपने ये वॉल है, इस पर मजबूती से हमारा जैसा कपड़ों वाला तार होता है उसको बांध दिया, अब उस पर वेव ऐसा पल्स इंसिडेंट करो तो आप देखेंगे वो पल्स आगे जाकर नीचे से वापस आता है, नीचे से वापस आता है। इतना समझ गया? एक्सेप्शन है लॉन्गिट्यूडिनल वेव के केस में। अब हमको ऐसा लगता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव में यहां क्या हुआ? क्रेस्ट इंसिडेंट हुआ था तो ट्रफ बन के वापस आया, तो वहां पे कॉम्प्रेशन इंसिडेंट हुआ तो रेयरफैक्शन बन के आना चाहिए, ऐसा लगता है हमको, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कॉम्प्रेशन इंसिडेंट हुआ तो कॉम्प्रेशन ही वापस आता है, और रेयरफैक्शन इंसिडेंट हुआ तो रेयरफैक्शन ही वापस आता है। कोई फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होता इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या होता? कोई भी फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। ये एक्सेप्शन है। ट्रांसवर्स वेव के केस में अलग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के केस में अलग। ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा? क्रेस्ट ट्रफ बनकर आएगा, ट्रफ क्रेस्ट बनकर आएगा, फेज डिफरेंस पाई का क्रिएट होगा। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में कॉम्प्रेशन इंसिडेंट हुआ तो कॉम्प्रेशन ही वापस, रेयरफैक्शन इंसिडेंट हुआ तो रेयरफैक्शन ही वापस, कोई फेज डिफरेंस वहां क्रिएट नहीं होता। तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव का बिहेवियर एक दूसरे के साथ बराबर नहीं होता, ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। दूसरा, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट के बजाय फ्लेक्सिबल सपोर्ट आप उसको कह सकते हैं, या आप उसको रेयर मीडियम भी कह सकते हैं। फ्लेक्सिबल सपोर्ट के माने क्या है? आपने रस्सी से बांधी है लेकिन ऐसा गाला बनाया है उसमें, जैसे अंगूठी का गाला होता है ना, इस तरह अब ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। जब आप वहां पे ऐसा पल्स इंसिडेंट करेंगे, ये हमारा ये गाला, ये हमारी रस्सी ऊपर नीचे मूव कर सकती है। अगर वो मूव कर सकती है तो वो डेंसर मीडियम नहीं है, कौन सा है? फ्लेक्सिबल सपोर्ट है, रेयर मीडियम है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि क्रेस्ट जब इंसिडेंट किया गया तो क्रेस्ट ही बनकर वापस आया, और जब ट्रफ इंसिडेंट किया गया तो ट्रफ ही बनकर वापस आया। ऐसा हमने ऑब्जर्व किया कि हमारी स्ट्रिंग थी, ये हमारा फ्लेक्सिबल सपोर्ट है, हमने इंसिडेंट किया क्रेस्ट तो क्या वापस आया? क्रेस्ट इंसिडेंट हुआ था, क्रेस्ट ही वापस आया। दूसरा, हमने इंसिडेंट किया ट्रफ, मतलब निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो ट्रफ ही वापस आया। ऐसा हमने ऑब्जर्व किया। अब हम इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। ये मान लीजिए हमारा पार्टिकल है, किसका पार्टिकल है? रेयर मीडियम का या फ्लेक्सिबल सपोर्ट का। सबसे पहले ये है इंसिडेंट वेव, वेव इंसिडेंट हुई, ये पार्टिकल आगे जा सकता है? नहीं जा सकता, तो ये वापस वेव को भेज देगा। तो ये पॉइंट तो सही हुआ कि वेव वेलोसिटी गेट रिवर्स्ड, वेव की वेलोसिटी रिवर्स हो गई। लेकिन पार्टिकल वेलोसिटी के ताल्लुक से सोचो, जब यहां पर क्रेस्ट इंसिडेंट हुआ तो पार्टिकल ऊपर चला गया, क्रेस्ट आया उसके पास, बोला भाई साहब ऊपर चलो, बोला ठीक है, आप बोले हम माने, ऊपर चला गया साथ में, मतलब इसको ऊपर की तरफ फोर्स मिली तो ये खुद ऊपर चला गया, तो इसको रिएक्शन फोर्स मिली क्या? नहीं मिली। इसलिए क्रेस्ट जब इंसिडेंट होता है तो क्रेस्ट ही वापस आता है। उसी तरह
यहां पर ट्रफ इंसिडेंट हुआ तो पार्टिकल को नीचे मूव करवाने के लिए कहा गया, पार्टिकल खुद नीचे मूव हो गया तो रिएक्शन फोर्स ही नहीं मिली। तो जब ट्रफ इंसिडेंट किया गया तो ट्रफ ही वापस आया। तो इस स्टेटमेंट को मैं चेंज करता हूं, क्रेस्ट रिफ्लेक्टेड बैक एज कैसा, एज क्रेस्ट एंड ट्रफ रिफ्लेक्टेड बैक एज ट्रफ। कितना फेज डिफरेंस आया होगा जी, फेज डिफरेंस 0, पाथ डिफरेंस भी 0। लेकिन एक्सेप्शन है किसमें, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के केस में। हमको क्या लग रहा है, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, क्रेस्ट क्रेस्ट बनकर आता है और ट्रफ ट्रफ बनकर आता है। लेकिन यहां पर कॉम्प्रेशन वापस आता है रेरफैक्शन बनकर और रेरफैक्शन वापस आता है कॉम्प्रेशन बनकर, जब आप लॉन्गिट्यूडिनल वेव रेरर मीडियम पर यानी फ्लेक्सिबल सपोर्ट पर इंसिडेंट करते हैं। ये एक्सेप्शंस आपको याद रखना है। यहां पे कितना फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा। कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, λ/2 का पाथ डिफरेंस वहां पर क्रिएट हुआ होगा। चलिए इनको देखते हैं, इक्वेशंस के फॉर्म में ये चीजें कैसे फॉर्म होती हैं। इतना समझ गया, फिर बिल्कुल समझ गया आप लोगों को। चलिए मान लीजिए ये हमारा एक मोटा वायर है, इसको हम कहते हैं थिक वायर, और इसके साथ बांधा गया थिन वायर। इसके साथ किसको बांधे, थिन वायर को, बारीक वायर को बांधे। मान लीजिए इसके ऊपर ट्रांसवर्स वेव इंसिडेंट हुई, मतलब ट्रांसवर्स वेव कहां से जा रही है, मोटे वायर से पतले वायर की तरफ। ये है डेंसर मीडियम, ये है रेरर मीडियम, सही कह रहा हूं मैं। ये मोटा है ना, मतलब पार्टिकल ज्यादा है, सॉलिड जैसा है, और ये एक ही पार्टिकल है, मतलब रेरर मीडियम है। अगर मुझे बताओ ट्रांसवर्स वेव डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम पर इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम पर इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, क्रेस्ट वापस आता है क्रेस्ट बनकर, ट्रफ वापस आता है ट्रफ बनकर, कोई फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। मान लीजिए इक्वेशन है इंसिडेंट वेव की, y = a साइन ऑफ क्या होंगी, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये किस तरफ जा रहा है जी, वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इसलिए एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं रिफ्लेक्टेड वेव यानी जो वेव वापस आएंगी उसकी इक्वेशन क्या होंगी, जैसे आप देख रहे हैं वहां पर एनिमेशन है, उसमें आप देख रहे हैं इंसिडेंट वेव हुई, रिफ्लेक्ट हुई, जो रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है उसकी इक्वेशन क्या होंगी, क्या होंगी उसकी इक्वेशन। वो वेव कहां आ रही है, निगेटिव साइड में आ रही है, इसलिए क्या आना चाहिए, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के साथ कौन आना चाहिए, माइनस एक्स आना चाहिए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन मिल जाएंगी रिफ्लेक्टेड वेव की, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, दोनों जगह माइनस है तब भी चलेगा, सिर्फ साइन सिमिलर होना चाहिए। ये किसकी इक्वेशन है, रिफ्लेक्टेड वेव की। कुछ पार्ट ट्रांसमिट भी तो होगा इसके साथ साथ। अब जरा ध्यान दो, जब डेंसर से रेरर मीडियम पर इंसिडेंट हुआ तो फेज डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ, यहां पर आना चाहिए फाई। कितना फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ, क्रेस्ट वापस आता है क्रेस्ट बनकर, ट्रफ वापस आता है ट्रफ बनकर। क्यों, क्योंकि रेरर मीडियम के ऊपर इंसिडेंट है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। तो यहां लिखने की जरूरत है क्या उसको, नहीं। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव हुई। ट्रांसमिट जो होने वाली वेव है उसकी इक्वेशन तो यही होंगी, डायरेक्शन भी वही, सारी चीजें वही, कोई फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ, समझ गए। लेकिन अगर हमने ये किया कि पहला वाला वायर बारीक लिया और दूसरे वाला वायर मोटा लिया, क्या किया हमने पहले वाले वायर को किए बारीक और बाद वाला वायर किए मोटा। ये है हमारा थिन वायर, ये है हमारा थिक वायर। मतलब ये कौन सा मीडियम है, रेरर, और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर। अब मुझे बताओ, जब कोई वेव, इक्वेशन क्या है वेव की, y = a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन है वेव की। जब वो रेरर से डेंसर मीडियम की तरफ इंसिडेंट होती है तो ये हुआ वेव का डायरेक्शन। सबसे पहले जो रिफ्लेक्टेड वेव होंगी वो किस तरफ मूव करेंगी, वो मूव करेंगे निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो इक्वेशन क्या मिलेंगी, y = a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस वाला के एक्स। लेकिन हमको पता है जब वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आती है तो कितना फेज डिफरेंस क्रिएट होता है, वहां पर क्रिएट होने वाला फेज डिफरेंस हो जाता है कितना, जब क्रेस्ट इंसिडेंट हुआ तो डेंसर मीडियम से वापस आता है ट्रफ बनकर, ट्रफ इंसिडेंट हुआ तो क्रेस्ट बनकर, तो फेज डिफरेंस कितना क्रिएट होता है, अरे बोलो, पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। ये माइनस माइनस को प्लस लिख सकता हूं ना मैं, तो यहाँ पे फाई की जगह क्या लिखूं, पाई लिख लूं, सही है। अब सिंपल कैलकुलेशंस मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं साइन ऑफ थीटा प्लस पाई कितना होता है, ये हम निकाल लेंगे। ये पूरा क्या है, थीटा है और इसके साथ पाई जुड़ के आ रहा है, तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस
कॉस ए साइन बी, सही है ना। कॉस ऑफ पाई कितना होता है, कॉस 0 होता है 1, कॉस 90 होता है 0, कॉस पाई हो जाता है -1, तो हम यहाँ -1 लिख ले तो माइनस साइन थीटा हो गया। साइन पाई कितना होता है 0, तो ये पूरा टर्म लिखने की जरूरत नहीं। मतलब यहां पे फाइनल आंसर क्या मिलेगा, वाई आर इज इक्वल टू -a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये है हमारी इंसिडेंट वेव और ये है हमारी रिफ्लेक्टेड वेव। जैसा आप देख रहे हैं क्रस्ट इंसिडेंट हुआ तो ट्रफ बन के वापस आया, ट्रांसमिट होने वाली वेव की इक्वेशन यही रहेंगी। समझ गए। इस तरह के क्वेश्चंस रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव के अंदर पूछे जाते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये प्रोग्रेसिव वेव का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है मेरे पास है पेज नंबर 809। ए प्रोग्रेसिव वेव y इक्वल्स टू a साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। इक्वेशन है y इक्वल्स टू a साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी इज रिफ्लेक्टेड बाय अ रिजिड वॉल। कहां से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्टेड बाय रिजिड वॉल। रिजिड वॉल से वो भाई साहब रिफ्लेक्ट होकर आए हैं, उसकी इक्वेशन क्या होंगी उसने पूछा है। चलिए सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये वेव किस तरफ जा रही थी, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, मतलब साइन अपोजिट, मतलब कहां जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही। तो रिफ्लेक्टेड वेव कहां जाएंगी, निगेटिव एक्स एक्सिस में जाएंगी। तो इक्वेशन क्या मिलेंगी, y इक्वल्स टू a साइन ऑफ k टाइम्स ऑफ माइनस एक्स माइनस ओमेगा टी। आप इसको लिख सकते हैं a साइन ऑफ माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी, या आप उसको दोनों का साइन सेम करके भी लिख सकते हैं। तो y इक्वल्स टू a साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी, एक ही बात होगी ना, दोनों साइन सिमिलर है, मतलब कहां जा रही, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन जब रिफ्लेक्ट होती है वेव तो क्रेस्ट वापस आता है ट्रफ बनकर, कहां से, लेकिन डेंसर मीडियम से। डेंसर मीडियम है ना यहाँ पर, रिफ्लेक्टेड बाय रिजिड वॉल, डेंसर मीडियम है। जब रिफ्लेक्ट होती है तो क्रेस्ट वापस आता है ट्रफ बनकर, ट्रफ वापस आता है क्रेस्ट बनकर। कितना फेज डिफरेंस, पाई का फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, साथ में पाई लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, पाई लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, पाई लिखना पड़ेगा। अभी हमने देखा साइन ऑफ 90 सॉरी थीटा प्लस 180 कितना होता, माइनस साइन थीटा होता। तो इक्वेशन क्या मिल जाएंगी, -a साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी। ये दोनों के साथ माइनस भी आ सकता है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन मिलेंगी। समझ गए। देखो आंसर है क्या उसका, यहां दोनों के साथ माइनस भी आ सकता है, प्लस या माइनस। तो ऑप्शन ए के अंदर नहीं है, ऑप्शन बी के अंदर भी नहीं, सी में एक माइनस है लेकिन वहां पर प्लस माइनस है, नहीं। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट वन, ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। समझ गया, ये क्वेश्चन आसान था। इस तरह रिफ्लेक्टेड वेव के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ए साउंड वेव y इक्वल्स टू a नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो y इज इक्वल्स टू a नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन गिवन है। इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट विथ 64% ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। जब वो रिफ्लेक्ट हुई तो उसका बाद वाला एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 64% ऑफ पहले वाला एम्पलीट्यूड। मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद एम्पलीट्यूड कितना हो गया होगा, 64/100 टाइम्स ऑफ पहले वाला एम्पलीट्यूड। लेकिन कहां से रिफ्लेक्ट हुई वो, जरा ध्यान दो। इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। कहां से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट। ये रिजिड सपोर्ट से रिफ्लेक्ट हुई है। रिजिड सपोर्ट यानी डेंसर मीडियम। अगर ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई तो क्रेस्ट इंसिडेंट हुआ तो वापस आएगा ट्रफ बनकर, ट्रफ वापस आएगा क्रेस्ट बनकर। कितना फेज डिफरेंस, पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट होगा। तो हमारी इक्वेशन क्या मिल जाएगी, y इक्वल्स टू a नॉट साइन ऑफ, ये दोनों कैसे हैं अभी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कहां जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अब कहां जाएंगी, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो क्या आना चाहिए, ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। ये पाई क्यों आया, क्योंकि वहां रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, रिजिड वॉल से। पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। मतलब ये क्या मिल जाएगा, माइनस बाद वाला एम्पलीट्यूड को मैं a डैश कह रहा हूं, माइनस आ जाएगा ना, ये जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, -a साइन ऑफ कितना, ओमेगा टी प्लस के एक्स। लेकिन उसने कहा है कि बाद वाला एम्पलीट्यूड कितना मिल गया, बाद वाला एम्पलीट्यूड मिला 64 टाइम्स ऑफ पहले वाला एम्पलीट्यूड, 64% माइनस साइन के साथ a नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। दिस शुड बी द रिफ्लेक्टेड वेव इक्वेशन। है क्या आंसर, -64/100 a नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट वन, बल्कि एक ही ऑप्शन है उस तरह का। ओके, तो इस तरह हमारे रिफ्लेक्टेड वेव्स के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप इस काबिल हैं कि प्रोग्रेसिव वेव के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें।
जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स ओपन है हमारा, आप रिप्लाई दे सकते हैं, वहाँ पर कमेंट करें, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और किसी के पास कोई डाउट है तो वो भी मुझे बताएं। हम इंशाल्लाह इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर सुपर पोजिशन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं जल्द ही इंशाल्लाह, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, थैंक यू।